हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अकाउंट्स मास्टर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम वीडियो में लाए हैं आपके लिए एमसीक्यूज़ ऑन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1 इज़ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी विच इज़ यूज टू रिड्यूस और शिफ्ट द डिमांड इज़। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसको हम यूज़ करते हैं रिड्यूस करने में या शिफ्ट करने में डिमांड को, क्या कहलाती है, उसे क्या कहते हैं? पहला एनलाइटेंड मार्केटिंग, दूसरा सिंक्रो मार्केटिंग, थर्ड इज़ प्लेस मार्केटिंग एंड डी पॉइंट इज़ डी मार्केटिंग। तो हमें बताना है कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस और शिफ्ट द डिमांड, क्या कहलाती है। तो एक बार सभी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सबसे पहले है एनलाइटेंड मार्केटिंग। एनलाइटेंड मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जहां पर कंपनी जो है वो इस बात पे ध्यान देती है कि कस्टमर को पूरी तरह से फोकस करना है। कस्टमर ओरिएंटेड होती है, कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। साथ ही इनोवेशन पे उनका ध्यान होता है और फेवरेबल टू सोसाइटी होती है और प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म वैल्यू एंड इज़ बेस्ड ऑन सेंस ऑफ कमिटमेंट और मिशन। मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी जब कंपनी अपनाती है जहाँ पर जो कि कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है, इनोवेटिव होती है और सोसाइटी के फेवर में ही सारे काम करती है, डिसीजन लेती है और एक लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को और साथ ही उनको कमिटमेंट देती है और मिशन पे बेस्ड होती है, तो ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को एनलाइटेंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक है, कौन सी मार्केटिंग होती है एनलाइटेंड मार्केटिंग? जहाँ पर कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है, इनोवेटिव होती है, फेवरेबल टू सोसाइटी होती है, लॉन्ग टर्म वैल्यू देती है अपने कस्टमर्स को और कमिटमेंट पे बेस्ड होती है और एक मिशन पे बेस्ड होती है, तो उसे कहते हैं एनलाइटेंड मार्केटिंग। दूसरी मार्केटिंग है हमारी सिंक्रो मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग का मतलब होता है एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो कि कंपनी अपनाती है ऐसे मार्केट में जो कि सीजनल मार्केट होती है। ठीक है, कई चीज़ों की मार्केट जो होती है वो सीजनल होती है, जैसे कूलर हो गया, एसी हो गया, इनकी डिमांड जो है वो किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही होती है। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाना, ऐसी मार्केट में स्ट्रैटेजी अपनाना जो कि सीजनल मार्केट होती है, इस तरीके की मार्केटिंग को क्या कहते हैं? सिंक्रो मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारी नेक्स्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे, दैट इज़ प्लेस मार्केटिंग। प्लेस मार्केटिंग का मतलब होता है ऐसी मार्केटिंग जिसमें हम किसी पर्टिकुलर प्लेस को प्रमोट करते हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है टूरिज़्म मार्केटिंग। किसी पर्टिकुलर स्टेट को या किसी पर्टिकुलर कोई जगह है उसको प्रमोट किया जा रहा है, तो उसे कहते हैं प्लेस मार्केटिंग। ठीक है, फोर्थ मार्केटिंग इज़ डी मार्केटिंग। डी मार्केटिंग का मतलब होता है एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसमें हम डिमांड को टेम्परेरीली या परमानेंटली रिड्यूस करने पे ध्यान देते हैं। ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं जहाँ पे हम डिमांड को रिड्यूस करते हैं, तो ऐसी मार्केटिंग को डी मार्केटिंग कहते हैं। ऐसी मार्केटिंग करनी कैसे पड़ती है? जैसे मान लीजिए बसेस जो होती हैं वो ओवरलोड होती है मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में, क्योंकि उस टाइम ऑफिस आवर्स होते हैं, छुट्टी का टाइम होता है या जाने का टाइम होता है ऑफिस, तो उस टाइम रोड जो होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है कि डिमांड को कम किया जाए। ठीक है, राइट। तो डी मार्केटिंग मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाना जहाँ पे हम डिमांड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ऐसी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं कि बसेस जो होते हैं जो मॉर्निंग और इवनिंग में क्योंकि ओवरलोडेड होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि हम रेट जो है वो कम कर सकते हैं। जो मॉर्निंग टाइम में नहीं आते या इवनिंग टाइम में नहीं आते, बीच में आते हैं दोपहर के टाइम पे, उनके लिए सस्ते कर देना रेट्स, उन फेयर्स जो हैं वो सस्ते कर देना बसेस के। तो उससे क्या होगा, एक तरीके से डी मार्केटिंग कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? डिमांड को टेम्पररी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं डी मार्केटिंग। और हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा था कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में हम डिमांड को रिड्यूस करने के ऊपर ट्राई करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा हमारा डी मार्केटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इज अ टूल बाय विच मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज एंड इवैल्यूट्स द वेरियस बिजनेसेस
दैट मेकअप अ कंपनी इज टर्म्ड एज, एक ऐसा टूल जो कि मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करती है, इवेल्यूट करती है वेरियस बिजनेसेस को, मतलब कई सारे बिजनेसेस को इवेल्यूट करने के लिए मैनेजमेंट उन बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करती है और इवेल्यूट करती है। एंड मेकअप अ कंपनी, दैट मेकअप अ कंपनी, मतलब जितने भी बिजनेसेस कंपनी लेती है उनको आइडेंटिफाई करना, इवेल्यूट करना, ऐसा कौन सा टूल है जिसके द्वारा ये किया जाता है। तो उसके ऑप्शंस हैं वैल्यू चेन एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस, कंपटीशन एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। एक एक टर्म को डिस्कस करेंगे डिटेल में। आपको बहुत ज़रूरी है ये सब टर्म समझना, क्योंकि इन किसी भी टर्म्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप हो रहे हैं आपके, ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन डेवलप हो रहे हैं आपके, तो इसलिए एक एक टर्म को समझना है अच्छे से। ये एक एमसीक्यू नहीं है, बल्कि ये कई सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए एक साथ, और कई सारे कॉन्सेप्ट है बल्कि आपके लिए, ठीक है। तो पहले समझते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है। वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब होता है एक ऐसी एनालिसिस जहाँ पर फर्म ये आइडेंटिफाई करती है, एनालाइज करती है कि उसकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या हैं और उसकी सपोर्ट एक्टिविटीज़ क्या हैं, जिससे उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू ऐड होती है। मतलब उसकी जो मेन एक्टिविटीज़ है वो भी आइडेंटिफाई करना, साथ ही उस मेन एक्टिविटीज़ के सपोर्ट में वो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उन एक्टिविटीज़ को भी समझना, एनालाइज करना, ये वैल्यू चेन एनालिसिस में आता है। और उसके बाद इन सबको एनालाइज करने के बाद वो ट्राई करते हैं कि अपनी कॉस्ट को कम कर सकें और डिफरेंशिएशन को बढ़ा सकें, मतलब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को बना सके, मतलब जो कि दूसरों से डिफरेंट हो, और साथ ही अपनी कॉस्ट को कम कर सकें। तो ऐसी एनालिसिस को क्या कहते हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस, ठीक है, जहाँ पे कंपनी क्या करती है, प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करती है, जिससे उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। आगे चलते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस के बाद है पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस का मतलब होता है जब कंपनी ये आइडेंटिफाई करती है एंड इवैल्यूट करती है जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज या बिजनेसेस कंपनी को लेने हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करे, उनको इवैल्यूट करे, ताकि कंपनी अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सके, अपनी ग्रोथ को बढ़ा सके। उसके लिए वो क्या करती है, अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी सर्विसेज हैं या जो भी बिजनेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करती है और इवैल्यूट करती है, ठीक है। ये है पोर्टफोलियो एनालिसिस। थर्ड एनालिसिस है हमारी कंपटीशन एनालिसिस। कंपटीशन एनालिसिस में कंपनी क्या करती है, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को, जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं या करंट कस्टमर्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को क्या करती है, एसेस करती है। तो इसे क्या कहते हैं, कंपटीशन एनालिसिस, ठीक है। फोर्थ हमारा है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का मतलब होता है जब कंपनी रिसर्च करती है अपनी जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं या जो भी इन्वायरमेंट है कंपनी का, उन सबको एनालाइज करती है, उनको रिसर्च करती है ताकि स्ट्रैटेजी बना सके, उसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। क्या क्या कि कंपनी क्या करती है, रिसर्च करती है अपने इन्वायरमेंट को, अपने कंपनी के इन्वायरमेंट को और कंपनी की जो भी एक्टिविटीज़ है उनको, ताकि स्ट्रैटेजी बना सके, उसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पोर्टफोलियो एनालिसिस। क्या आंसर होगा, पोर्टफोलियो एनालिसिस। क्यों, क्योंकि पोर्टफोलियो एनालिसिस में क्या कर रहे हैं हम, पोर्टफोलियो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं वेरियस बिजनेसेस को, प्रोडक्ट सर्विसेज को, ताकि उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट कर सकें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द क्वेश्चन गिवन बिलो, सिलेक्ट द बेस्ट आंसर आउट ऑफ। स्ट्रैटेजी इज, स्ट्रैटेजी है अ प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, प्रोएक्टिव इन एक्शन, बी रिएक्टिव इन एक्शन, सी ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एक्शंस, डी नन ऑफ द अबव। तो स्ट्रैटेजी क्या है, प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव है, या ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव है, या नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं है। तो देखिए पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये प्रोएक्टिव रिएक्टिव क्या मतलब होता है। तो इसके लिए हमें पहले समझना होगा प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव का मतलब क्या होता है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी जिसमें कि रिएक्ट जो है वो पहले करते हैं, मतलब एक्शन पहले लेते हैं, सिचुएशन के होने का इंतज़ार नहीं करते, हालात ख़राब होने का इंतज़ार नहीं करते, पहले ही एक्शन लेते हैं। जबकि रिएक्टिव स्ट्रैटेजी ऐसी होती है जहाँ पर सिचुएशन का इंतज़ार करते हैं, कुछ इंसिडेंट होता है उसके बाद वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसके बाद वो प्लान करते हैं, तो उसे कहते हैं रिएक्टिव। तो क्या आपको क्या लगता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमेशा पहले सोचेगी सिचुएशन के होने से, या हमेशा बाद में ही सोचेगी? तो आपको क्या लगता है? तो इसका आंसर होगा ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव।
ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कभी भी फर्स्ट मूवर नहीं हो सकती सभी चीज़ों के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो हमेशा ही फर्स्ट मूव लें, हमेशा ही इनिशिएटिव लें, ठीक है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जो कि पार्टली प्रोएक्टिव हो और पार्टली रिएक्टिव हो। मतलब कुछ कुछ चीज़ों के लिए हमें पहले स्टेप लेना पड़ता है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए हमें सिचुएशन का वेट करना पड़ता है कि सिचुएशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग स्टेप लेना होता है। तो इसलिए स्ट्रैटेजी जो होती है वो पार्टली प्रोएक्टिव होती है और पार्टली रिएक्टिव होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सप्लाई चेन रेफर्स टू लिंकेज बिटवीन। सप्लाई चेन का मतलब होता है लिंकेज बिटवीन, किस किस के बीच में लिंक होता है, लिंकेज होता है सप्लाई चेन में। ए सप्लायर, बी कस्टमर्स, सी मैन्युफैक्चरर्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। बट हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है, हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों है, ऑल ऑफ द अबव क्यों हुआ। तो देखिए पहले समझते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट अ लिंक ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व फॉर मूवमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल और गुड्स। सप्लाई चेन के अंदर वो सभी एंटिटीज़ का लिंक है, मतलब वो सभी एंटिटीज़ या सभी पर्सन शामिल हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं गुड्स की या मटेरियल की मूवमेंट पे या उनकी मैनेजमेंट में। तो जितनी भी एंटिटीज शामिल होगी उन्हें क्या कहेंगे, सप्लाई चेन का पार्ट बोलेंगे। इसमें वो सभी पर्सन या एंटिटी शामिल है जो कि इन्वॉल्व होती है ओरिजिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल से, मतलब रॉ मटेरियल जहाँ से आया है सप्लायर से, वहाँ से लेकर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स टू कस्टमर्स। जब तक कि हम गुड्स को कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वहाँ तक जितना भी लोग शामिल है, जितनी भी एंटिटी शामिल है, वो सभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स। इसलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, वो सभी एक्टिविटीज़ या सभी एंटिटीज़ जो कि गुड्स की मूवमेंट और मैनेजमेंट में शामिल हैं, उसके रॉ मटेरियल के ओरिजिनेशन से लेकर फिनिश गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन तक। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है।